ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ओके, आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी इन ए गिवन इंटरवल। तो जब हम गिवन इंटरवल का बात करेंगे तो हम दो टाइप के इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हो गया क्या ओपन इंटरवल, एक हो गया क्लोज इंटरवल। मेरे को लगता है सबको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बारे में पता होगा। जैसे मान लेते कभी मैं बोलता हूँ कि x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखता हूँ x बिलोंग्स टू 1,2, ये हमारा ओपन इंटरवल होता है। x बिलोंग्स टू 1,2 ऐसा लिखता हूँ तो ये हमारा क्लोज इंटरवल होता है ना। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, इन बिटवीन सारी चीज इंक्लूडेड है। ये इंटरवल है, सबको पता होना चाहिए कि इंटरवल का मतलब होता है कि 1 और 2 का भीतर में जितना सारा वैल्यू है सारे को हमको लेना पड़ता है ना। 1 और 2 के अंदर में जितने सारे वैल्यू, एक काम करता हूँ ना, 2 ना लिख के मैं इसको 3 कर देता हूँ, थोड़ा पिक्चर थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो ये 1 3 है, बीच में 2 है मान लेते हैं। तो बिटवीन 1 और 3 ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड। 1 और 3 को छोड़ के, अगर मैं ऊपर इंटरवल का बात कर रहा हूँ तो 1 और 3 को छोड़ के बाकी सब चीज इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे अगर हम यहाँ पे क्लोज दे देंगे तो इसका मतलब हो गया क्या, 1 और 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और 1 और 3 का भीतर में जितना सारे नंबर है सारे नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल। जब हम इंटरवल में आ जाते हैं तो इन दैट केस हमारा होता क्या है कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाता है। एक दो वैल्यूज नहीं आता है, उसमें कितना वैल्यू आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर एक्चुअली कमिंग व्हेन वी आर टेकिंग इंटरवल। जब हम इंटरवल लेते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर कमिंग। ओके, 1 से 2 का भीतर में भी इनफाइनाइट आता है, 1 से 1.5 का भीतर में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर कमिंग। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि जब इंटरवल के बारे में हम बात करते हैं कि हम कब बोलते हैं कि एक फंक्शन जो है वो क्या नाम है बताओ, कंटिन्यूअस है इन ए गिवन इंटरवल। अभी तक तो हम लोग बात किए थे, लास्ट क्लास तक जो हम लोग बात किए थे वो बात किए थे कि फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस है ना। एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट था, उस पॉइंट में वो कंटिन्यूअस है कि नहीं बात किए थे। अब हम बात करेंगे एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इन ए गिवन इंटरवल। इन ए गिवन इंटरवल बोलने से क्या है, मान लेते हैं ए और बी दो ठो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, 0 to 2 हो सकता है, 0 to 5 हो सकता है, 0 to 20 हो सकता है, -1 to 0 हो सकता है, -1 to 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमको ये देखना है कि -1 से 0 का भीतर में या फिर -1 से 1 का भीतर में वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, डेफिनेशन हमको ऐसा बोलता है कि फंक्शन f(x) is said to be continuous in an open interval a to b if it is continuous at each point of a and b। each point of a and b, जैसे मान लेते हैं हमको बोला है कि x belongs to, अगर हमको बोला है कि x belongs to 1,3, तो 1,3 से मतलब हो गया क्या, 1 और 3 का भीतर में जितने सारे पॉइंट है सारे पॉइंट पे हमको देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन 1 और 3 का भीतर में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर, एक दो वैल्यू तो है नहीं कि हाँ चलो, या फिर 1 2 5 10 15 20, चलो 20 भी मान लेते होता तो हम बोलते कि हाँ चलो 20 पॉइंट में चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर है तो बोल देंगे भाई ये इसका भीतर में कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए क्या हो गया कि इसको हम चेक नहीं कर सकते, हर एक पॉइंट में हम चेक नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में। बस इतना जान के रखो कि a से 1 से 3 का भीतर में अगर वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि 1 से 3 का भीतर में हर पॉइंट में वो कंटिन्यूअस होना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, ये हमारा ऊपर इंटरवल के बारे में बोल रहा है कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है। अगर हम क्लोज इंटरवल के बारे में बात करें, अगर हम क्लोज इंटरवल के बारे में बात करें तो क्या होगा। क्लोज इंटरवल मतलब मान लेते हैं हम x बिलोंग्स टू a, b दे दिया है। क्या दिया है, x बिलोंग्स टू a, b, ये क्लोज इंटरवल है। तो इस क्लोज इंटरवल में हमको देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए कि पहले तो फंक्शन पॉइंट नंबर 1 हो गया क्या,
फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए ईच पॉइंट इन द इंटरवल a, b, मतलब ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो हमने पिछला वाला देखे तो ओपन इंटरवल, उस ओपन इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए साथ में, fx इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट x इज इक्वल टू a, बताएंगे इसके बारे में। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ a, और fx इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट x इज इक्वल टू b, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx इज इक्वल टू f ऑफ b। तो ये हो गया हमारा क्या, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस का बात हो रहा है। चलो एक ग्राफ पर करके हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या बोल रहा है ये। मान लेते हैं ये ग्राफ हो गया किसी एक फंक्शन का एट x इज इक्वल टू a, और ये जो है ना b, ये b हो गया। ये पॉइंट में मैं एक तो सर्कल घुमा देता हूं ये पॉइंट में, और ये पॉइंट में एक सर्कल घुमा दिया। ये सर्कल का मतलब ये हो गया कि ये दो पॉइंट हम इंक्लूड नहीं कर सकते, दिस टू पॉइंट आई कैन नॉट इंक्लूड। एंड हम देख रहे हैं कि a से b का भीतर में ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस का डेफिनेशन हमको बोलता है कि अगर ग्राफ ड्रॉ करते समय हम अपना पेन ऊपर उठाएंगे नहीं तो कंटिन्यूअस है। एंड आई कैन सी कि हमारा पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर मैं a से b का भीतर में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये फंक्शन जो कंटिन्यूअस है मेरे को दिखाई दे रहा है। ये पूरा बीच का हर जगह में कंटिन्यूअस है, लेकिन एट b पता नहीं है क्या है, एट a वो भी हमको पता नहीं है क्या है। तो ये फंक्शन फिर भी हम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस है, लेकिन ओपन इंटरवल में। अगर हमको a और b वैल्यू भी दे दिया है, अगर हमको a और b वैल्यू भी दे दिया है, इसका मतलब है कि वो जो फंक्शन है वो देखना पड़ेगा a पॉइंट में और b पॉइंट में उसका वैल्यू क्या है। अगर मैं ऐसे मान लूं कि a पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू ये है, मान लेते हैं कि a पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू ये है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a b, ये तो मैं कभी नहीं बोल सकता अभी। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन दिस केस। अगर ग्राफ हमारा ऐसा बना, हाँ अगर हमारा ऐसा बनेगा, a में यहां पे है और b में यहां पे है ग्राफ, तो हम बोल सकते हैं अभी कि यस ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हो सकता है। कहां से? a से b का बीच में हो सकता है ना, अभी होए ग्राफ में दिखाई देना मेरे को कि ये कंटिन्यूअस है a से b का भीतर में। अब सवाल ये है कि हम इसको फिर चेक कैसे करेंगे। अगर हमारा LHS सॉरी क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल में तो हमको पता चला कि हाँ यहां से यहां तक है, लेकिन क्लोज इंटरवल में हमको क्या बोल रहा है जरा देख लो। बोल रहा है कि ओपन इंटरवल में जो है वो तो देख लेगा पहले तुम, उसके बाद ये भी देखो कि अगर हम ये पॉइंट का बारे में बात करेंगे, सॉरी अगर हम ये पॉइंट का बारे में बात करेंगे, ये पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट, मतलब f ऑफ b का वैल्यू इसका LHS के साथ सेम होना चाहिए। इसका राइट हैंड साइड में तो ग्राफ है नहीं, हम उसका बारे में क्यों डिस्कस करेंगे, उधर तो ग्राफ है नहीं। तो अगर हमारा b और LHS एट b दैट इज लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx दोनों सेम हो गया, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पॉइंट में भी ये कंटिन्यूअस है। ऐसे a में अगर देखोगे तो उसका RHS से देखना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनली हम ये दिखाएंगे, अगर हमारा ओपन ब्रैकेट है तो हमको बीच में हर जगह में दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूअस है बोल के। अगर क्लोज ब्रैकेट है तो बीच में हर जगह में दिखाना पड़ेगा, साथ में ये एंड पॉइंट्स में भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन एंड पॉइंट्स में क्या होता है, जो छोटा वाला होता है उसका RHS और f ऑफ a दिखाना पड़ेगा, और बड़ा वाला जो होता है उसका LHS और f ऑफ b दिखाना पड़ेगा। ये केस में हम बोलेंगे कि यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब सवाल यहां पे आके अटक गया कि भाई साहब आप उस समय से बोलते जा रहे हो कि इंटरवल में तो इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो हम कैसे चेक करें। हम
कैसे चेक करें, कौन सा वैल्यू में चेक करें? अगर हमको दिया है 0 से लेकर 4 तक, मैं कितना वैल्यू लेके चेक करूंगा? क्या 0, क्या 1, क्या 2 लूंगा, क्या 3 लूंगा, 1.5 लूंगा? व्हाट वैल्यू शुड आई टेक? तो उसके लिए हमको क्या कुछ जानकारी चाहिए फंक्शन का बारे में। कुछ फंक्शंस जो कंटिन्यूअस हमेशा रहता है, वो सब का बारे में हमको थोड़ा जानकारी चाहिए। और हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए, वो चीज आना चाहिए कि ये जो फंक्शन है कहां पे डिसकंटिन्यूअस होने का पॉसिबिलिटी है इसका। जिस जगह में डिसकंटिन्यूअस होने का पॉसिबिलिटी है उस जगह में हम चेक करेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे को कभी कोई दिया है कहीं पे कि f(x) = x² - 4 / x - 2। मान लेते हैं इसका ग्राफ भी दिया है व्हाटएवर, या फिर हमको दे दिया है कि x belongs to 0,4, तो ऐसे दिया है और मेरे को बोला है कि भाई इसका कंटिन्यूटी चेक करो। मान लेते हैं क्वेश्चन क्या देगा हम आगे देखेंगे। तो इस केस में हम कोशिश करेंगे वो जगह ढूंढने का जहां पे इसका वैल्यू अनडिफाइंड होने का चांसेस है, या फिर यहां पे ये डिसकंटिन्यू होने का कोई पॉसिबिलिटी है। हम सबको पता है कि ये जो फंक्शन है इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, f(x) = x + 2 * x - 2 / x - 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा तो नहीं लिख पाएंगे ना, कुछ कंडीशन का ऊपर लिख पाएंगे। अगर हमको दिया होगा x ≠ 2, अगर दे दिया होगा x ≠ 2 तो हम तो लिख पाएंगे ये, और इसका ग्राफ भी बन जाएगा f(x) = x + 2 हो गया, या फिर y = x + 2 हो गया, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। 2 पॉइंट जो देखोगे, 2 पॉइंट में यहाँ पे एक गोल घुमा देना, बस हो गया। तो ये एक जगह है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है। तो फंक्शन में देख लेना, इसके साथ अगर कुछ और दिया है तो 4, x = 2 ऐसा दिया है तो चेक करना कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आई वांट टू से, मेरा कहने का मतलब है कि हमको यहां से यहां तक का इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेगा, लेकिन हम हर वैल्यू में चेक कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो मेरे को पता चला कि हाँ, वो जगह मैं सोचूंगा जिस जगह में हो सकता है फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलता है, या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का पॉसिबिलिटी मेरे को नजर आता है। हम इतना सारे लिमिट किए, हमको तो पता चल गया होगा कि कहां पे उसका वैल्यू मिल सकता है, कहां नहीं मिल सकता है, या फिर लास्ट क्लास में एटे पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम कुछ तो आइडिया है कि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो उस पॉइंट में चेक करेंगे। दूसरा, हमको बहुत समय क्या होता है ना, फंक्शन ऐसे करके देता है, ऐसे करके फंक्शन देता है। ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन जो हमको दिया है f(x) = this much, तो मैं इसको अगर दोबारा से लिखता हूं कुछ ऐसा है कि f(x) = x + a√2 sin x, ओके, और 2x cot x प्लस b, थोड़ा समझाने के लिए एक बार और लिखता हूं, 2x - b sin x, और साथ में दिया है कि 0 <= x < π/4 <4 x <π/2, और π/2 x π। तो हमको बोला है कि भाई 0 से π तक चेक करो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बोल दिया है इनफैक्ट, तो 0 से π का भीतर में चेक करो। तो अब हमारा दिमाग में क्या आएगा, भाई क्या करूं इसमें? 0 से π का भीतर में तो इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आया है, और सर तो अभी थोड़ा देर पहले बोल लेते कि जहां अनडिफाइंड होगा वहां पे देख लो, तो वहां पे देख सकते हैं। एक बार और चीज बोलता हूं, एक चीज और मैं बोलता हूं, क्या, जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है वो सब हो गया वैल्यूज, वो सब हो गया हमारा केसेस, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कहां पे डिफाइंड है बोलने से, एक पॉइंट, एक वैल्यू एच का लेगा, उसका आगे, उसका पीछे, या फिर नॉट इक्वल टू दैट, इक्वल टू दैट, तो उसमें दिया होगा। तो इसमें देखोगे अगर 0 से π का अंदर हम अगर 0 देखेंगे, 0 यहाँ पे है, π यहाँ पे है, इसका अंदर एक वैल्यू π/4 दिया है, उसमें फंक्शन डिफाइन किया गया है। π/4 से कम,
π/4 से ज्यादा, π/4 इक्वल, तो उसमें डिफाइन किया गया है। एक वैल्यू और दिया है π/2, उसमें डिफाइन किया गया है। आर यू गेटिंग इट? तो ये दो तो ये दो वैल्यू में फंक्शन डिफाइन किया गया। सो दीज आर अनदर हिंट टू टेक व्हेयर वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। आया समझ में? तो दो हिंट हमको मिला कि अगर इनको इंटरवल में देखना होता है, एक हो गया वो जगह हम देखेंगे जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का कोई पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई देगा, दूसरा हम वो जगह देखेंगे जहां पे फंक्शन डिफाइन हुआ है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शन जो कि हमको पता है कि ये कंटिन्यूअस हमेशा रहता है। ओके ना? फॉर फाइंड ऑल पॉसिबल, मतलब कैसे चेक करोगे? फाइंड ऑल पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फॉर दिस चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन कब कब कंटिन्यूअस है? तो ये जान के रखो कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का बारे में सबको आइडिया है किसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं? तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, उसके लिए कोई पॉइंट देखने का जरूरत नहीं है बीच में। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? x टू द पावर माइनस n, और अगर n का वैल्यू इंटेजर होगा, पॉजिटिव इंटेजर होगा, जैसे x टू द पावर -3, x टू द पावर -4, x टू द पावर -5, ये हमेशा कंटिन्यूअस है अगर हम जीरो को छोड़ दे तो। जीरो को छोड़ दे, अगर जीरो है तो है वहां पे, तो चेक करो जीरो के बारे में। अगर जीरो नहीं है तो उसके बारे में चेक करने की जरूरत नहीं, ये कंटिन्यूअस है बोल देना। ओके, हमारा px/qx टाइप का फंक्शन अगर हम देखेंगे, जहां पे कि px और qx हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल px और qx हो गया, तो वो केस में हम क्या करेंगे? वो जगह को चेक करेंगे जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो ये कंटिन्यूअस बोल दिया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का बीच में, मतलब हमेशा है जब qx का वैल्यू जीरो, खाली वो हटा दिया गया है माइनस करके। ठीक है, चलो sin x cos x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये कंटिन्यूअस होता है। tan x sec x जो है ये कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन। tan x cot x जो है उसका डोमेन में कंटिन्यूअस है। उसका डोमेन बोलने से क्या होता है बोलो? जितना सारे ऑड मल्टीपल है π/2 सब हटा दिया गया, तो यहाँ पे सब ऑड मल्टीपल है π/2 हटा दिया गया है, तो उसका डोमेन में आ गया। तो ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस हम इसको नहीं बोलेंगे। अगर हमको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बोला है तो हम इसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। इतना समझ जाओ प्लीज। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बोला है तो हम बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस। अगर हमको ऐसा देगा f(x) = 10x 0 से लेकर पाई तक, है ना, तो हम बोलेंगे क्या ये डिसकंटिन्यूअस है। 0 से लेकर पाई तक देगा तो हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस? क्योंकि बीच में π/2 आ रहा है ना। लेकिन हमको अगर ऐसा दिया है 0, पाई माइनस π/2, तो हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो उसका डोमेन में जो भी आता है कंटिन्यूअस होता है। सारी चीज sin cos, tan cos, sec cosec, e⁻x एंड ln x, ये सारी चीज जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उनका डोमेन में। डोमेन का बाहर में कुछ आएगा तो हम चेक करेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो इनको याद रखना है सबको, ज्यादा बहुत कुछ है नहीं। एक हो गया पॉलिनोमियल, एक x टू द पावर -n, एक px/qx, एक ये सबको मैं एक कर देता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का याद रख लेना है। नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो गया, नंबर 6 लोगरिथम फंक्शन का हो गया। इट्स डोमेन ये बोल लेते हैं ना, ये सबको हम सबसे बेस्ट हो गया क्या? कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, ऐसे बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, ऐसा बोल सकते हैं। जस्ट ए मिनट। ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगारिथम, मतलब जितना सारे ट्रांसकेंडल फंक्शन के बारे में मैं बोल रहा हूँ वो सब क्या होता है? कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन, ये बोल। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर हमारा
डिसकंटिन्यूअस कौन कौन सा जगह में हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन इज अनडिफाइंड, जैसे मैं बोल रहा था कि fx = x² - 4/x - 4, वो जगह में वो केस में हम x - 2, वो केस में हम देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर 0 होता है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है जहां पे कि वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मैं भी डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देखता हूं, fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखता हूं, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा कब, जब fx एक इंटीजर आएगा। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर मैं देखता हूं तो ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक तो इंटीजर आएगा। तो इन दैट केस जैसे मैं बता दूं, मान लेते हैं 2x में ले लिया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, तो ये कब, तो क्या नाम है बताओ, डिसकंटिन्यूअस होगा जब मेरे को 2x का वैल्यू इंटीजर मिलेगा, मतलब 0 में हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, 3/2 में हो जाएगा, वो सब केसेस आ गया। और अगर मैं सिग्नम फंक्शन देखता हूं तो सिग्नम फंक्शन तब डिसकंटिन्यूअस होता है अगर fs का वैल्यू 0 होता है। तो ये सब केसेस हो गया कुछ फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। चलो अब बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमको कुछ और पता चलेगा कि हमको क्या करना है एग्जैक्टली क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमको एक क्वेश्चन दिया है अभी, fx = इतना दिया है और बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है 0 से पाई का भीतर में। एक फंक्शन दिया है और बोला है कि 0 से पाई का भीतर में कंटिन्यूअस है, तो बताओ फिर a और b का वैल्यू कितना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन 0 से पाई का भीतर में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि हमको 0 से पाई का भीतर में हम कोई भी वैल्यू ले ले उस जगह में ये कंटिन्यूअस मिलेगा। बट मैं बताया हूं कि वो जगह हम चूज करेंगे जिस जगह में फंक्शन डिफाइंड हुआ होगा, मतलब उसका आगे पीछे, या फिर हम पूरा एंड पॉइंट्स में देखेंगे, क्योंकि अभी चेक करना नहीं है। अगर हमको चेक करना होता तो हम तो लेते एंड पॉइंट भी लेते, कौन सा एंड पॉइंट, 0 में लेते और पाई में लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मेरे को चेक करना नहीं है, अभी मेरे को सवाल में बोल भी दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, तो मेरे को खाली क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, कौन सा पॉइंट में ये डिफाइंड है वो दो पॉइंट खोज लेंगे। यहाँ पे क्या है, वो कौन सा पॉइंट है, π/4। π/4 का आगे पीछे इसका वैल्यू दिया है, तो इसलिए हम π/4 एक पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट लेंगे कौन सा, π/2, क्योंकि उसका आगे पीछे फंक्शन का वैल्यू दिया है। तो ये दीज टू वैल्यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसका कंटिन्यूटी लिख लूंगा और बोल भी दूंगा कि कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ कि 0 से पाई का भीतर में कंटिन्यूअस है। तो अगर 0 से पाई का भीतर में कंटिन्यूअस है तो 0 से पाई का भीतर में हर पॉइंट में कंटिन्यूअस होना जरूरी है, क्योंकि वो डेफिनेशन में बोल दिया गया है। ठीक है, चलो एट x = π/2 देखते हैं, एट x = π/4 पहले देखते हैं, एट x = π/4। ओके, तो इसका LHS लेता हूं मैं, LHS हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस, ओके, साथ में हमको क्या लिखना है, f(x) का वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस, π/4 माइनस का मतलब हो गया कि π/4 से कम है, तो और अगर π/4 से कम है तो यू कैन सी हियर फंक्शन वैल्यू इज x प्लस a√2 sin x, x प्लस a√2 sin x, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है कि x लेस देन π/4, x लेस देन π/4, तो आई कैन राइट दैट। अब फटाक से क्या करते हैं, a π/4 माइनस को हटाते हैं, h को लेके आ जाते हैं, h टेंड्स टू 0, तो दैट विल मेक इट व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 बन गया, और हो जाएगा क्या बताओ, h के जगह में आ जाएगा क्या, π/4 minus h. All of you are getting it or not? Yes sir. हाँ, plus a√2 sin π/4 minus h। अब बात आ गया कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। अगर वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जा रहा है कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे।
एच का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये पाई बाय 4 आ रहा है प्लस ए रूट 2 और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है 1 बाय रूट 2 so that is pi by 4 plus a so this is your LHL for this question and RHL देखते हैं कितना हो रहा है। RHL हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4 का प्लस पाई बाय 4 प्लस fx। अब fx का वैल्यू हमको जो दिया है लेट अस राइट दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस का मतलब हो गया पाई बाय 4 से ज्यादा मतलब x ग्रेटर देन पाई बाय 4। तो x ग्रेटर देन पाई बाय 4 तो सवाल में नहीं दिया है लेकिन पाई बाय 4 लेस देन x दिया है। क्योंकि पाई बाय 4 लेस देन x दिया है तो यही वाला होगा फंक्शन का वैल्यू जो कि लिखा है 2x cot x प्लस b 2x cot x प्लस b। अब हम क्या करते हैं ये पाई बाय 4 प्लस को हटा के h टेंड्स टू 0 लेके आ जाते हैं। तो अगर वो लेके आ जाएंगे तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साथ में क्या बन जाएगा ये 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस h 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस h साथ में क्या हो गया cot पाई बाय 4 प्लस h और उसके साथ क्या हो जाएगा प्लस b। ओके सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे ना डायरेक्ट तो 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 आ गया और cot पाई बाय 4 cot पाई बाय 4 1 होता है तो ये पाई बाय 2 प्लस b इज इक्वल टू वहीं पे लिख देता हूं पाई बाय 2 प्लस b। तो ये हमारा RHL का वैल्यू मिला ये हमको LHL का वैल्यू मिला था। अब हम निकालते हैं f ऑफ पाई बाय 4 मतलब पूरा पाई बाय 4 एग्जैक्ट पुट होने वाला है। f ऑफ पाई बाय 4 निकालने के लिए हमको फंक्शन ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन से हम ये निकालें और हमको दिखाई दे रहा है कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू 2x cot x प्लस b है तो हम यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे 2 इंटू पाई बाय 4 cot पाई बाय 4 प्लस b जो कि दे दिया मेरे को कितना पाई बाय 2 प्लस b। ऑल ऑफ यू गॉट इट LHL RHL f ऑफ a यस तो कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इट इज कंटीन्यूअस। तो वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं एज fx is continuous at x is equal to पाई बाय 4। ये हमको सवाल में दे दिया है पूरा 0 से पाई तक कंटीन्यूअस है therefore LHL is equal to RHL is equal to f of पाई बाय 4। इससे हमको पता चला क्या कि पाई बाय 4 प्लस a is equal to पाई बाय 2 प्लस b। ओके ना ठीक है यस तो यस हाँ ठीक है। तो यहां से हमको इक्वेशन मिला कि a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाय 4 implies a minus b is equal to pi by 4। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि a minus b is equal to pi by 4। अब हम pi by 2 में जाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है at x is equal to pi by 2 at x is equal to pi by 2 alright LHL लिखते हैं। LHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू जल्दी से बता दो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस fx। तो उसके बाद हम लोग क्या करने लगेंगे fs ढूंढेंगे कि क्या लिखा है fs का वैल्यू एंड आई थिंक सबको दिखाई देना चाहिए कि fs का वैल्यू जो है ना वो क्या है यहाँ पे है x लेस देन पाई बाय 2 यहाँ पे लिखा है जिसमें फंक्शन का वैल्यू लिखा है 2x cot x प्लस b।
तो ये हो गया हमारा 2x cot x प्लस b, और यहां पे अगर मैं h टेंस टू 0 कर लू, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h इंटू कॉट पाई बाय 2 माइनस h प्लस b आ जा रहा है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सब हम लिमिट पढ़े हैं, कंटिन्यूटी पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा किसी को। सो इट विल मेक इट व्हाट नाउ, ये क्या दे रहा है मेरे को, 2 इंटू पाई बाय 2 मतलब पाई हो गया, कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है, मतलब ये खाली b हो गया। ओके, तो योर LHL इज ओनली b। अब RHL देखते हैं। RHL is equal to limit extends to pi by 2 plus f of x, that is limit extends to pi by 2 plus f of x का वैल्यू ढूंढते हैं, क्या लिखा है, और f of x का वैल्यू मैं देख रहा हूं कि a cos 2x minus b sin x, ये लिखा है a cos 2x minus b sin x, हो गया ना, a cos 2x minus b sin x, a cos 2x minus b sin x। चलो जल्दी से इसको हम क्या करते हैं, h टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि h टेंस टू 0 तक हम कैसे पहुंच जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहा है। तो a cos 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h माइनस b साइन पाई बाय 2 प्लस h। ओके, अब ये जो हो गया, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो ये मिल जाएगा हमारा क्या, a इंटू कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है शायद, है ना, माइनस b -1 होता है ना, तो इट इज -a माइनस b। सो ऑल ऑफ यू गॉट इट, LHL मिल गया, RHL मिल गया। अब हम देखते हैं कि f ऑफ पाई कितना है, नहीं पाई बाय 2, f ऑफ पाई बाय 2 सेकंड में से ही मिलता है, f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेकंड में से ही मिल रहा है ना, a cos 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस b साइन इंटू साइन पाई बाय 2, तो दिस इज अगेन -a माइनस b। ठीक है, तो उसके बाद फिर एज fx is continuous at x is equal to pi by 2, सो हमारा हो गया क्या, LHL is equal to RHL is equal to f of pi by 2। तो उससे हमको ये मिल गया कि भाई b is equal to -a माइनस b है, या फिर ऐसा बोल लो कि a is equal to -2b हो गया। बताओ सबको समझ में आ गया? Yes sir। Yes sir। Okay। तो फिर a is equal to -2b हो गया। वहां पे एक इक्वेशन हम पहले से बना के रखे थे कि a minus b is equal to pi by 4 है। तो इक्वेशन 1 में अगर a की जगह में -2b डाल दिया जाए तो फिर हमको b का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 a का जगह में -2b डाल देंगे तो -2b माइनस b इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो b का वैल्यू हो जाएगा -π/12, आई थिंक π/12 आ रहा है ना, और a इसका डबल है मतलब -π/6। क्या सही है? अच्छा, a इक्वल टू -2b है तो यहाँ पे +π/6। सही हो गया ना, ए और बी? अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes sir। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमको बोला है क्या, fx इज इक्वल टू दिस वन इज कंटिन्यूअस ऑन 0,6। बोला है कि ये कंटिन्यूअस है 0 से लेकर 6 का बीच में। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 6 के बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उस जगह में ये
कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, वो जगह लेंगे जहां पे फंक्शन डिफाइंड हुआ है, मतलब फंक्शन का आगे पीछे वैल्यू उसमें दिया है। एंड आई कैन सी कि ये फंक्शन का जो वैल्यू आगे पीछे दिया है वो कहां पे 3 में दिया है। 3 से कम में है, 3 से ज्यादा में है, इक्वल टू 3 में भी है। ऐसे ही 5 से कम में है, 5 से ज्यादा में, इक्वल टू 5 में भी है। आया समझ में? Yes, sir. तो हम 3 और 5 पॉइंट ही चूज करेंगे। व्हाई वी हैव सिलेक्टेड 3 एंड 5? क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. और थोड़ा समझा दे। 3 और 5 में समझ में नहीं आया। एक बार मैं क्वेश्चन एक बार नीचे लिखता हूं और बताता हूं। 1, x लेस देन इक्वल टू 3, ax प्लस b, 3 लेस देन x लेस देन 5, और क्या हो गया 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हमको सवाल में दिया है और हमको पूछा है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 0 से लेकर 6 तक। अब 0 से लेकर 6 तक का बीच में कितना वैल्यू आता है? करोड़ वैल्यू आएगा। तो हम कौन कौन सा पॉइंट में लेके चेक करेंगे, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने से कुछ पहले से हम सोच के रखें कि हम कौन कौन सा जगह में लेंगे। हम वो जगह में लेंगे जहां पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होने का चांसेस है। मेरे को क्या मिल रहा है कि 1 जो है ये तो अनडिफाइंड होगा नहीं, ये तो हमेशा डिफाइंड ही होगा, तो इसका बारे में सोचना नहीं है। ax प्लस बी, ए और बी तो कांस्टेंट है, तो ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल जैसा है, वो भी हमेशा डिफाइंड ही रहेगा। ओके, ये 7 इज ए कांस्टेंट, वो भी हमेशा डिफाइंड ही रहेगा। पहला कंडीशन समझ में आ गया सबको? ये जो 3 फंक्शन हम देखे ये हमेशा डिफाइंड रहता है, तो उसमें अनडिफाइंड होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जगह हम देखेंगे, कोई भी जगह हमको नहीं मिला तो फिर हम दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में क्या बोलता है कि वो जगह चूज करो जहां पे फंक्शन को आगे पीछे, फंक्शन का आगे पीछे वैल्यू दिया गया है। मतलब 2 चीज मान लेते हैं, यहाँ पे देखो 3, देखो 3 का आगे में दिया है, मतलब 3 से ज्यादा है तो फंक्शन का वैल्यू दिया है, 3 से कम है तो फंक्शन का वैल्यू दिया है, और 3 में भी फंक्शन का वैल्यू दिया है। ये सुन लो 3। Yes, sir. एक और हो गया क्या, वो 5। एक 5 है, देखो 5 से कम में वैल्यू दिया है, 5 से ज्यादा में दिया है, 5 और 5 में दिया है। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकता है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। आया समझ में? These are the cases जहां पे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बाकी और कोई जगह हमको मिलेगा नहीं जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो सब जगह हमको देखना नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ आ जाता, ऐसे चीज मान लेते यहाँ पे कुछ आ जाता, 1/x आ जाता, मान लेते यहाँ पे देता, तो फिर मैं देखता अरे 1/x तो नहीं डिफाइंड होगा 0 में, तो फिर मैं 0 में चेक करता क्या होता है कि नहीं होता। फिलहाल तो नहीं दिया है, तो इसके लिए हम उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट इट नाउ ना? Yes, sir. ओके, तो इसीलिए अभी मैं कौन कौन सा पॉइंट में लूंगा, एक लूंगा 0 में लूंगा, सॉरी 3 में लूंगा, एक लूंगा 5 में। फटाफट करते हैं फिर जल्दी जल्दी। x is equal to 3, function is continuous। हम सीधा लिखते हैं अभी, है ना? therefore limit extends to 3 minus fx is equal to limit extends to 3 plus fx is equal to f of 3। हम चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर लंबा कर हो जा रहा है तो हम चाहेंगे तो ऐसा लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस, जब x का वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन का वैल्यू कितना लिखा है रे? 1 है ना? नहीं दिखाई दे रहा क्या? Yes, sir. Yes, sir. दिखाई नहीं दे रहा? Yes, sir. दिख रहा है sir. ओके, तो fx is equal to 1। अगर हम x tends to 3 प्लस लेंगे, लिमिट x tends to 3 प्लस, अब देखो fx का वैल्यू क्या दिखाया जा रहा है, लिमिट x tends to 3 प्लस दिया है, मतलब x ग्रेटर देन 3। अच्छा, x ग्रेटर देन 3 जो है 3 लेस देन x भी वही है, तो इसमें हमको क्या दिया है ax प्लस b, तो मैं इसमें लिख लूंगा ax प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ 3। f ऑफ 3 में कहां से लूंगा?
जहां पे x इज इक्वल टू 3 दिया होगा। तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, ये जगह में x लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, मतलब लेस देन 3 के लिए भी हमको 1 लेना है और इक्वल टू 3 के लिए भी हमको 1 लेना है। तो इसके जगह में मैं क्या लूंगा, 1 लूंगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें क्या है कि LHL में कुछ करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। RHL में अगर मैं x टेंड्स टू 0 कर दूं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a 3 प्लस h प्लस b, ओके, इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों 1 है, तो और क्या लिखेंगे? अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना, h का वैल्यू 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके पुट करेंगे। अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो फिर हम सोचेंगे। तो अब तो मिल ही जा रहा मेरे को 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। आई होप सभी को समझ में आ गया इक्वेशन 1 कैसे निकाला मैं। Yes, sir. ओके, अब देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 5 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 5 में भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 0 से 6 वैल्यूज में कंटिन्यूअस है। हम सोचेंगे नहीं, बीच में जो भी होगा सब जगह में कंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन हम वो जगह लेंगे जहां पे ये डिफाइंड हुआ है या फिर डिस्क्रिमिनेट होने का चांसेस है, वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तब अब देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 5। चलो अब लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx में क्या वैल्यू दिया है, 5 माइनस मतलब लेस देन 5। तो अगर x का वैल्यू 5 से कम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 5। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ax प्लस b है, तो ax प्लस b यहाँ पे डाल देते हैं, प्लस सॉरी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x का वैल्यू 5 से ज्यादा है। जब x का वैल्यू 5 से ज्यादा है तो फंक्शन का वैल्यू लिखा है 7, तो आई कैन राइट 7 हियर इज इक्वल टू f ऑफ 5 भी तो हमारा 7 ही दिया है। तो अभी हम x टेंड्स टू 0 कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 5 माइनस h प्लस b इज इक्वल टू 7, या फिर ऐसा बोल लें कि 5a प्लस b इज इक्वल टू 7 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। हमारे पास इक्वेशन 1 पहले से था, अब हम इक्वेशन 2 भी निकाल दिए, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन से हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 3a प्लस b इज इक्वल टू 5a पहले लिखते हैं ना, 5a प्लस b इज इक्वल टू 7, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो 2a इज इक्वल टू 6 हो गया, a इज इक्वल टू 3 हो गया। a का वैल्यू हो गया 3, अब यही a का वैल्यू पुट कर देंगे तो b निकल जाएगा। देयरफॉर 5 into 3 15 प्लस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -8 हो गया। सबको समझ में आया a और b का वैल्यू? Yes, sir. गॉट इट ना? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन सब आसान ही होगा, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं कुछ। चलो आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। आगे हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि सर थोड़ा दिख नहीं रहा है इसको दूसरी थोड़ी सी। अभी दिखाई दिया क्या दिक्कत हो रहा है? मुझे वो लाइट आ जा रहा है थोड़ा, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार ध्यान लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। तो अभी नहीं दिख रहा है?
नो सर, थोड़ा ठीक है, मैं एक बार और क्वेश्चन लिख के आगे करता हूं, है ना। fx इज इक्वल टू हमको जो दिया है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ओके। दिया है फिर 3x प्लस 2 2 लेस देन इक्वल 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, और दिया है क्या 2ax प्लस 5b 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमको सवाल में बोला है कि ये जो है ना 0 से 8 का भीतर में कंटिन्यूअस है, समझा मेरे बात। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 to 8। तो अब मेरे को बताओ कि a और b का वैल्यू क्या है। नया क्वेश्चन तो है नहीं, पूरा सेम क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमको क्या क्या पॉइंट लेके हमको चूज करना पड़ेगा, बोलो क्या क्या पॉइंट लेने से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे a और b के लिए। 2 and 4. 2 and 4, क्योंकि 2 and 4 ही फंक्शन में डिफाइंड हुआ है। चलो जल्दी लिखते हैं फिर। एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम लिख देते हैं अभी, therefore limit extends to 2 minus fx is equal to limit extends to 2 plus fx f of 2। तो मेरे को बताओ भी फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस में हम क्या लिखें, fx का वैल्यू, s का वैल्यू 2 से कम है। अब तो दिखाई दे रहा होगा सब, है ना। x स्क्वायर प्लस 8 प्लस b। हाँ, तो लिखेंगे क्या x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, क्योंकि x लेस देन 2 यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल टू अभी लिखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस fx। fx का वैल्यू देखते हैं अभी कितना लिखा है, x ग्रेटर देन 2 बोला है, 3x प्लस 2। और f ऑफ 2 निकालते समय हम किसका यूज करेंगे, ऊपर वाला का या नीचे वाला का, 3x प्लस 2 का या फिर ax का, या फिर किसका यूज करेंगे, 3x प्लस 2 का, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, f ऑफ 2 का वैल्यू 3 into 2 प्लस 2, ओके। तो यहाँ पे या तो हम लोग x टेंड्स टू 0 करेंगे या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से भी चलेगा। डायरेक्ट पुट कर लेता हूं मैं अभी यहाँ पे। तो a का जगह में x का जगह में 2 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 into 2 6 प्लस 2, वहां पे तो 8 ही है, implies 2a plus b, 2a plus b is equal to 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है मन में कि क्या हम लोग 2 माइनस में भी 2 पुट कर लिए और 2 प्लस में भी 2 पुट कर लिए, दोनों में 2 पुट कर लिए, तो ये ऐसा क्यों। तो लेट मी टेल यू कि जब मैं x टेंड्स टू 2 लिखता हूं, x टेंड्स टू 2 प्लस लिखता हूं और x टेंड्स टू 2 माइनस लिखता हूं, तीनों में मेरे को लिमिटिंग वैल्यू तो 2 में ही देखना पड़ता है। x टेंड्स टू 2 या फिर x टेंड्स टू 2 प्लस या फिर x टेंड्स टू 2 माइनस, तीनों में मेरे को लिमिटिंग वैल्यू 2 में ही देखना पड़ता है। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये बोल रहा है कि भाई तुम लेफ्ट राइट कहीं से भी अप्रोच करो चलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट और राइट, कहीं से भी अप्रोच करो, ये x टेंड्स टू 2 बोलता है। ये बोलता है 2 को अप्रोच करो बट फ्रॉम राइट, और ये बोलता है कि 2 को अप्रोच करो फ्रॉम लेफ्ट। सो दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम सॉरी अमंग देम, मतलब बिटवीन दीज थिंग्स, यही हमारा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ये तीनों ही, ये बोल रहा है कि दोनों तरफ से आ सकते हो लेकिन 2 का पास ही पहुंचो, ये बोल रहा है हमारा 2 का पास पहुंचो राइट से आके, ये बोला है लेफ्ट से आके 2 का पास पहुंचो, लेकिन सभी बोल रहे हैं कि 2 का पास पहुंचो और सभी बोल रहे हैं कि 2 में लिमिटिंग वैल्यू बताओ कितना है। इसीलिए 2 माइनस में भी हमको 2 पुट करना पड़ेगा एट द एंड
और 2 प्लस में भी हमको 2 पुट करना पड़ेगा एट द एंड। ऑल ऑफ यू गॉट इट? मतलब जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना होता है 2 माइनस में भी 2 पुट करना पड़ता है और 2 प्लस में भी 2 पुट करना पड़ता है। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो अब एट एक्स इज इक्वल टू 4 में बात करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 4, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एट एक्स इज इक्वल टू 4, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो हम क्या लेंगे? एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ 4। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। तो 4 माइनस हमारा कहां से आएगा? x लेस देन 4 है, तो x लेस देन 4 है तो कहां से आएगा? 3x प्लस 2 से आएगा, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 4 लिखा है। तो x लेस देन 4x, x लेस देन 4 है तो 3x प्लस 2 से आएगा। अब जब f ऑफ 4 निकालेंगे तो कहां से निकलेगा? फिर इक्वल टू है तो फिर 3x प्लस 2 से निकलेगा। और अगर x ग्रेटर देन 4 मतलब RHL जो लेंगे वो आएगा 2ax प्लस 5b। ठीक है? ओके, Yes, sir. Yes. तो let us write that limit x tends to 4 minus 3ax plus 2 is equal to limit x tends to 4 plus 2ax plus b is equal to 3 into 4 plus 2। हो गया? 3x plus 2, 3x plus 2 होने से आएगा 2x plus 5b है, सॉरी 2ax plus this is 5b, 2ax plus 5b। ओके, फिर वही बात है, या तो x टेंड्स टू 0 कर लो या फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो ये हो गया 12 प्लस 2 14 हो गया। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगा 4 into 2a दैट इज 8a प्लस 5b इज इक्वल टू, वहां पे तो 14 हो ही रहा है, तो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 2। तो 1 यहाँ पे मिला था, 2 वहां पे मिल गया, दोनों को सॉल्व कर लोगे ए और बी वैल्यू मिल जाएगा। सबको पता चल गया? Yes. क्वेश्चन नंबर 4 पूरा डिट्टो ऐसा है, मैं खाली लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, हम करेंगे नहीं। एफ एक्स हो गया हमारा 4nx स्क्वायर प्लस b देन cos x, ये हो गया x लेस देन इक्वल टू -1 में, ये हो गया -1 लेस देन x लेस देन 0 में, ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सवाल में यहाँ पे, हाँ ये सवाल में क्या बोला है मैं बोल दे रहा हूं, इज कंटिन्यूअस फाइंड a एंड b। ठीक है, चलो ये ऐसा क्यों बोला है जरा देखते हैं, ये ऐसा क्यों बोला है। बाकी सब में तो कंटिन्यूअस फ्रॉम दिस टू दिस बोला था, यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला में बोला है कि x लेस देन इक्वल टू -1, ये -1 में मान लेते हैं, इससे कम होने से ये होगा। ओके, नेक्स्ट बोला है क्या -1 से 0 का बीच में होने से ये होगा, -1 से 0 का बीच में होने से ये होगा, और अगर बोला है कि 0 से ज्यादा है तो ये होगा। तो बोलने से का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा रियल नंबर को कवर कर लिया, ये पूरा रियल नंबर को कवर कर लिया, इसलिए यार बोलेगा नहीं कि यहां से यहां तक है। ये क्वेश्चन में मतलब बोला नहीं है, उसका मतलब यह है, मैं समझा रहा कि पूरा रियल नंबर को कवर कर लिया। ये इंटरवल कैसे हुआ, पूरा रियल नंबर हम ले लिए, मतलब पूरा रियल नंबर का ऊपर ये कंटिन्यूअस है। यहां पे ऐसे भी बोल सकता है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये भी सवाल बोल सकता है। फाइंड ए एंड बी। आई होप सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें भी हमको मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब हमको समझना है कि यहाँ पे दिया नहीं कि फ्रॉम दिस टू दिस, इसीलिए नहीं दिया कि पूरा रियल नंबर कवर हो गया। यहाँ पे कोई एक और क्वेश्चन भी वैसे था शायद,
हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे था, ये भी वही बोल रहा है, ये भी बोल रहा है पूरा रियल नंबर कवर कर जा रहा था ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोल दिया है, लेकिन नहीं बोलता है तो भी चलेगा। फर्दर टाइमिंग, ये क्वेश्चन हमको बोला है कि इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब पूरा रियल नंबर का ऊपर कंटिन्यूअस है, लेकिन हमको वो पढ़ लेना है जहां पे ये अनडिफाइंड होने का चांसेस है, कहीं पे नजर नहीं आ रहा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल है। तो खाली हम वो जगह में देखेंगे जहां पे वो डिफाइंड किया गया होगा, तो वो जगह क्या हो गया, एक तो -1 हो गया, एक तो 0 हो गया, तो दोनों लेके हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. चलो Yes, sir. ये क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं ना। ये क्वेश्चन हमको दिया क्या है, जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन में एक बार और लिख देता हूं। fx इज इक्वल टू हमको दिया है x² बाय a², कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और साथ में क्या दिया, a दिया है, कब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन √2, ओके। और तीसरा दिया क्या है, 2b² माइनस 4b डिवाइडेड बाय x², कॉमा √2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इनफाइनाइट। ये जो लास्ट में लिखा है ना, इसको ऐसा भी चाहेगा तो लिख सकता था, s ग्रेटर देन इक्वल टू √2, ये लिख देने से भी बात वही हो जाता, ये इसको ऐसा करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। This can be given this way also, okay? तो हमको सवाल में बोला है कि ये कंटिन्यूअस है 0 से लेकर इनफाइनाइट पे, इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 से लेकर इनफाइनाइट। तो बताओ कि a और b का वैल्यू क्या है। नया तो कुछ है नहीं इसमें नया बोलने से कुछ है नहीं। तो क्या नया नहीं है कि हमको करना क्या है, वो नया नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, उसका बीच में हर जगह में कंटिन्यूअस होगा, हर जगह में कंटिन्यूअस होगा, तो हम वो जगह लेंगे जहां पे डिफाइंड हुआ है। कौन कौन से जगह में है, एक तो 1 है और एक तो √2 है, लेकिन फंक्शन जो दिया है थोड़ा कुछ अजीब सा दिया है, तो इसीलिए हम इसको करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो लिखो 8x इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं पहले। 8x इज इक्वल टू 1, fx इज कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू 1 में ये कंटिन्यूअस है। चलो देखते हैं क्या होगा फिर। LHL दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू RHL दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ a दैट इज f ऑफ 1, ओके। चलो LHL कितना होगा बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के बाद क्या होगा, कितना दिया है, x² by a², चलो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fs का वैल्यू मेरे को लगता है दिया है a इज इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 हमको कहां से मिलेगा, ये सेकंड से ही मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू 1 दिया है, मतलब वो भी हमारा a हो गया, ठीक है। तो अब हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने से हमको क्या मिलता है देखते हैं। 1 माइनस मतलब a स्क्वायर 1 पुट करेंगे तो 1 by a स्क्वायर implies 1 by a स्क्वायर is equal to what is it, a। तो इससे तो हमको a का वैल्यू मिल ही गया यहां से, a क्यूब is equal to 1 implies a is equal to 1, सही था ना भाई। a क्यूब is equal to 1 implies a is equal to 1। चलो अब 8x equal to √2 देखते हैं, इन पर ये आसान हो गया। 8x is equal to √2 देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू √2 का माइनस fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस fx is equal to f of √2। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू √2 का माइनस fx। देखते हैं कि √2 से कम में fx का वैल्यू कितना लिखा है,
a, है ना? So this is a is equal to limit x tends to √2 का प्लस और क्या लिखा है यहाँ पे 2b² माइनस 4a बाई एक्स स्क्वायर, 2b² माइनस 4a बाई एक्स स्क्वायर और f ऑफ √2 मेरे को लगता है तीसरा वाला नहीं दिया है। ओके, तो इट इज 2b² माइनस 4b, 2b² माइनस 4b डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन गया हमारा a इज इक्वल टू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से ये दोनों सेम आ गया, 2b² माइनस 4a डिवाइडेड बाय व्हाट 2, मतलब ये हो गया हमारा 1, तो हम निकाल चुके हैं, तो b² माइनस 2, तो b² माइनस 2a माइनस 1, ये b है ना, b² माइनस 2b, तो b² माइनस 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो कैसे मिलेगा फिर वैल्यू, implies b is equal to 2 plus minus √4 plus 4 by 2a, 2a बोलने से 2 हो गया, तो 1 plus minus 2√2, बोलो सबको समझ में आया? नहीं, Yes sir. 2√2 नहीं हो रहा है, खाली √2 हो रहा है ना, ओनली √2 आ रहा है, ठीक है। So this is what you will get. अगर हम कहीं पे मिस्टेक नहीं किए तो ऐसे आंसर आना चाहिए इसका। सर बोलो सर, ये क्वेश्चन में सर एक डाउट है सर। पूछो। सर ये थर्ड फंक्शन है सर, ये कंटीन्यूअस हो, थर्ड फंक्शन बोलने से सर वो 2b² माइनस 4b बाई एक्स स्क्वायर। हाँ तो दे दिया ना, x का वैल्यू √2 के आगे दे दिया है, हाँ सर, x का वैल्यू √2 का आगे दे दिया। अगर वो बोलता कि नेगेटिव नंबर होता या फिर उसमें 0 आने का कोई पॉसिबिलिटी होता तो फिर ये उसके बाद होता। अभी तो x का वैल्यू दे दिया है कि ये √2 के आगे है, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। चलो, अच्छा डाउट था, खाली इसका ऊपर ध्यान नहीं दिया था बोल के वो नजर आने है, ठीक है। ओके, तो इतना तक सबको समझ में आ गया ना? Yes sir. ओके, Yes sir. तो आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, इसको याद रखना है। ओके, नोट तो मिल जाएगा, तो उसको लिख लेना और उसको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है कि अगर f(x) एंड g(x) आर टू कंटीन्यूअस फंक्शंस, अगर f(x) और g(x) दो तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो क्या क्या कंटीन्यूअस हो सकता है? पहला कि k इंटू f(x) कंटीन्यूअस हो जाएगा, k इंटू f(x) जो है ना वो कंटीन्यूअस हो जाएगा, k इंटू f(x) कंटीन्यूअस, k कांस्टेंट है, ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। f(x) प्लस g(x) और f(x) माइनस g(x) तो कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर f(x) और g(x) दो तो कंटीन्यूअस फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। एट x इक्वल टू a में अगर कंटीन्यूअस है तो f(x) इंटू g(x) भी कंटीन्यूअस हो जाएगा। मतलब चेक करने का जरूरत नहीं है, चेक करने का जरूरत नहीं है। पहला कंटीन्यूअस दूसरा कंटीन्यूअस है, दोनों को जोड़ दोगे तो कंटीन्यूअस होगा ही। 1/gx कंटीन्यूअस हो जाएगा, या फिर 1/fx बोल वो भी कंटीन्यूअस हो जाएगा, प्रोवाइडेड g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो। और fx/gx भी कंटीन्यूअस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी करो वो कंटीन्यूअस हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी करो वो कंटीन्यूअस हो जाएगा, अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो। आ गया समझ में? इनको याद रखना है हमको, ठीक है। चलो, दूसरा क्या पॉइंट है कि अगर f(x) कंटीन्यूअस है, g(x) डिसकंटीन्यूअस है, मान लेते f(x) एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और g(x) डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, तो भी ऐसा हो सकता है कि f(x) प्लस माइनस g(x) तो डिसकंटीन्यूअस होगा, बट f(x) इंटू g(x), f(x) इंटू g(x) कभी-कभी कंटीन्यूअस हो सकता है। f(x) इंटू g(x) या फिर बोल लो f(x) बाय g(x), ये कभी-कभी कंटीन्यूअस हो सकता है। एक एग्जांपल अगर हम देख लेंगे, x², बताओ ये कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है?
Continuous. साइन 1/x ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? Discontinuous. लेकिन x स्क्वायर साइन 1/x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना? x स्क्वायर इज डिसकंटिन्यूअस, x साइन 1/x इज डिसकंटिन्यूअस, लेकिन x स्क्वायर इनटू साइन 1/x का वैल्यू हमको मिलता है कि नहीं? 0। x इनटू 0 में है ना? Yes, sir. तो इसीलिए क्या हो गया, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इनको याद रखना है कि ये कब कब कंटिन्यूअस हो सकता है। बस इसी का ऊपर ये है fx बाय gx भी कभी कभी कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर fx कंटिन्यूअस है, gx नहीं है, तो भी fx बाय gx कब करोगे कंटिन्यूअस हो सकता है। मे बी मतलब 100% गारंटी नहीं है, कभी कभी ये हो सकता है। वैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, मतलब जैसे एक बताया वैसे और एग्जांपल हमको मिल सकता है जहां जहां ये कंटिन्यूअस हो सकता है। इसका मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया तो हम ये कंक्लूजन वहां पे ड्रॉ नहीं कर लेंगे कि fx डिसकंटिन्यूअस था कि gx कंटिन्यूअस था तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसे कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं करेंगे। खाली कहां पे ड्रॉ करेंगे? प्लस माइनस में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर fx gx दो तो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस था एक डिसकंटिन्यूअस था, यहाँ पे अगर दोनों का दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो भी हमारा क्या होता है कि प्लस माइनस जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सॉरी, प्लस माइनस जो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन fx इंटू gx और fx प्लस gx में भी कंटिन्यूअस हो सकता है। ऑलराइट, ये में भी ये कंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, Yes, sir. ऑलराइट, ये चीज हमको याद रखना है। ये जो प्लस माइनस ऑफ fx gx तो सर कंटिन्यूअस लिखा है, मे बी कंटिन्यू। थर्ड पॉइंट कहां पे? fx gx और डिसकंटिन्यूअस, अच्छा प्लस माइनस में कंटिन्यूअस लिखा। ओके ओके, तो मैं एग्जांपल देता हूं। तो मान लेते हैं कि हमारा fx जो है ना कुछ ऐसा है, मान लेते हैं कि fx का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। बोलो ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, fx gx बोल देते हैं, gx का वैल्यू gx का वैल्यू मान लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस ये भी डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर ये दोनों को मैं जोड़ दूंगा fx प्लस gx तो ये बन जाएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और हम सबको पता है कि जो कोई भी नंबर जो होता है क्या फिर x का वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मिलके बनता है, पता है कि नहीं? कोई भी नंबर जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मिलकर बनता है। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल टू x हो गया। ये प्लस में आ गया, प्लस में आ गया तो ये हमारा कंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम fx इज इक्वल टू ये लेंगे और gx इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेंगे तो भी देखना कि ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा ये कंटीन्यूअस, सॉरी माइनस करेंगे तो कंटीन्यूअस हो जाता है। ठीक है, सो सम ऑफ द एग्जांपल्स आई कैन टेक। ओके, तो इनको याद रखना है तुम लोगों को। ऑलराइट, ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि अगर fx एंड gx आर टू रियल फंक्शंस जिनका कि एफओजी बोलने से हमारा कंपोजिशन हम लोग पढ़े थे, याद है ना? जिनका एफओजी हमको मिल सकता है, f ऑफ gx जिसको बोलते हैं, तो फिर एफओजी कंटीन्यूअस कब होगा? एफओजी कंटीन्यूअस कब होगा? एफओजी में f ऑफ gx आता है, सबको पता है। एफओजी मतलब f ऑफ gx है ना? तो जो अंदर में है पहले वो तो कंटीन्यूअस होना चाहिए, जो अंदर में है पहले वो तो कंटीन्यूअस होना चाहिए, मतलब gx शुड बी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। gx अगर नहीं मिलेगा जैसे मैं बोल लेता हूं कुछ ऐसा है, एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं साइन रूट x, ये फंक्शन बना कैसे होगा? ये फंक्शन बना होगा fx इज इक्वल टू साइन x, gx इज इक्वल टू रूट x, है ना? fx इज इक्वल टू साइन x, gx इक्वल टू रूट x। तो अगर यहाँ पे हम एफओजी निकाल देंगे तो f ऑफ gx या फिर f ऑफ रूट x ले लेंगे इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट x आया। आ गया समझ में?
तो जो हम बात कर रहे हैं कि साइन रूट एक्स इट इज एक्चुअली ए कंपोजिट फंक्शन, ये एक्चुअली एक कंपोजिट फंक्शन है। तो किसका किसका फंक्शन है ये? एफ एक्स साइन एक्स है और जी एक्स रूट एक्स है। तो सबसे पहला सवाल है कि एफओजी डिफाइन होने के लिए ये तो जरूरी है कि पहले जी डिफाइन हो जाए, पहले रूट एक्स डिफाइन हो जाए। मतलब मैं बोल लूंगा कि x -5, अरे यही तो वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एफओजी डिफाइन होने के लिए gx कंटीन्यूअस होना जरूरी है, gx का वैल्यू कंटीन्यूअस होना जरूरी है। मतलब रूट एक्स का वैल्यू जो है ये मिलना जरूरी है पहले। फिर रूट एक्स मिलने का बाद कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। फिलहाल साइन है तो मिलेगा, फिलहाल साइन है तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि रूट एक्स मिलने के बाद एक ऐसा वैल्यू आ जाए जिसके लिए दूसरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, जिसके लिए दूसरा फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया, क्या क्या क्या, हाँ, रूट अंडर 7 माइनस रूट एक्स है ना, रूट अंडर 7 तो बड़ा हो गया, अच्छा ठीक है चलेगा, 7 माइनस चलेगा। मान लेते हैं 7 माइनस रूट एक्स, मैं ले लिया क्या x का वैल्यू 64, x का वैल्यू 64 हो गया। 64 होने से 64 का रूट ओवर 8, 8 होने से 7 माइनस 8 -1 का रूट ओवर हमारा fx था। मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि fx हमारा रूट अंडर 7 माइनस x था और gx हमारा रूट अंडर x था। तो इन दैट केस ऑल्सो अगर मैं एफओजी निकालूंगा, एफओजी हमारा ऐसा मिलेगा। तो ये जरूरी होना चाहिए फिर क्या कि एफओजी कंटिन्यूअस होने के लिए कि gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और साथ में क्या होगा, f इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ a, f इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ a। मतलब f बोलने से क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए g ऑफ a में, क्योंकि यहाँ पे g ऑफ a का वैल्यू पुट होके निकलेगा 7 8 निकला। समझ में आया मेरे बात? Yes, sir. तो इनको हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो बात हो गया कि फिर ये डिस्कंटिन्यूअस कब हो सकता है। तो डिस्कंटिन्यूअस होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो f of gx will be discontinuous at those values of x। कौन सा वैल्यू में ऑन डिस्कंटिन्यूअस हो सकता है, हो यार gx इज डिस्कंटिन्यूअस, जहां पे रूट एक्स डिफाइंड डिस्कंटिन्यूअस होगा वहां पे वो डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा, या तो अगर वहां पे नहीं हुआ तो, एंड फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच gx अटेन्स सच वैल्यू वेयर fx इज डिस्कंटिन्यूअस। जैसे हमारा gx का वैल्यू आ गया था, कहां पे कितना आ गया था gx का वैल्यू, यहां पे 8 आ गया था, gx का वैल्यू 8 आ गया था, जहां पे कि fs का वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है। आ गया समझ में? सो Yes, sir. ये जो पॉइंट मैं बताया, यहाँ पे जो बताया, इनको हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल वाला एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्कूल में ऐसे क्या अंदर जाके हमारा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जेई वाला जो सवाल है ना, वो सब सवाल में ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज डाल के उसके ऊपर क्वेश्चन दिया जा सकता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जहां जहां हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जेई में क्वेश्चन जो डालता है वो सब प्रॉपर्टी का ऊपर ही क्वेश्चन डालता है, ठीक है। समझ में आएगा सबको? Yes. ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लेगा सब कोई शायद, मैं क्वेश्चन बताता हूं, कर लेगा कि नहीं बताना मेरे को। f of x is equal to 1 minus cos 4x into tan x divided by x cube x less than 0, 2a square x is equal to 0, root x by root under 16 plus root x minus 4 s greater than 0। बोला है कि कंटिन्यूअस है एट x is equal to 0, x is equal to 0 में कंटिन्यूअस है, तो फिर a का वैल्यू निकालो, निकल जाएगा सबका। यस सर। LHL आराम से मिलेगा। ये वहां पे ऊपर में हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, यहाँ पे 2 फैक्टर मिलेगा, यहाँ पे 1 फैक्टर तो है ऑलरेडी, तो तीनों का तीनों मिल गया, हो गया। RHL
इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, शायद 2 बार करना पड़ेगा, नहीं 1 बार में हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा सबका। ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा करते हैं अभी। क्वेश्चन हमको क्या दिया है मैं बता रहा हूं। दिया क्या है कि fx इज इक्वल टू sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5, ओके, कॉमा x नॉट इक्वल टू 0 इज continuous at x is equal to 0. Find a and b. Find a and b. मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर, हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। sin 2x को ब्रेक करके। sin 2x को कैसे ब्रेक करेंगे बताओ। 2 sin x into cos x। यस सर। और sin 3x को, उसको भी ब्रेक करेंगे। और कोई, चलो हमको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। बोलो और कोई कुछ बोलेगा। हाउ विल गेट, मान लेते हैं मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, सपोज मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। ये हो गया हमारा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x प्लस a इंटू sin 2x, sin 2x हो गया 2 sin x इंटू cos x प्लस b sin x होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5। अब आगे कैसे करेंगे, हमको तो x टू द पावर 5 बोला है, मतलब 5 फैक्टर चाहिए। हम 5 फैक्टर का बारे में सोचेंगे तो इतना ज्यादा फैक्टर जब है ना, हम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो करने का इसका 2 रास्ता है। वो 2 रास्ता के बारे में कोई एक रास्ता तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या, याद आ रहा है कोई एक रास्ता, कोई भी बोल सकते हो। नहीं आ रहा यार, चलो एक तो होता है क्या एलएच रूल, एक एलएच रूल जिसमें ये बन सकता है। एक और है क्या, बढ़िया सा चीज है वो जिससे जल्दी बन जाता है। क्विज थ्योरम नहीं लगेगा, एक्सपांशन से बढ़िया निकलता है, बहुत जल्दी निकल जाएगा एक्सपांशन करोगे तो। यहाँ पे सब जगह में साइन है, किसी को साइन का एक्सपेंशन याद है? यस सर। क्या होता है? x minus x cube by 3 factorial plus x by 5 factorial। बस उतना ही काम बन जाएगा हमारा, है ना? यस सर। मैं इसको एक्सपेंशन में कर सकता हूँ। अगर हमको क्या नाम है बताओ, एलएच रूल में करना है कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। x पर 5 बोला है, मतलब 4-5 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंशन में करने का कोशिश करेंगे। लिखो as fx is continuous at x is equal to 0, so limit x tends to 0, f of x is equal to f of 0। लेकिन हमको f of 0 पूछा नहीं है तो उसका ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, लिमिट x tends to 0 का लिखते हैं। लिमिट x tends to 0, f of x का वैल्यू हम लिखेंगे sin 3x प्लस a into sin 2x प्लस b into sin x डिवाइडेड बाय x to the power 5। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, है ना? हमको f0 का वैल्यू भी तो पता नहीं है ना, तो ये हमारा एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 3x को लिख सकते हैं। पहले तो x आता है, तो x मतलब 3x आ गया माइनस x क्यूब, 3x का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना
3 फैक्टोरियल प्लस 3x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस, छोड़ दो, लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस अभी a इंटू साइन 2x के लिए करते हैं, प्लस a इंटू साइन 2x हो गया कितना 2x माइनस 2x का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ये नंबर अगर बड़ा लगेगा ना तुम लोगों को तो फिर हम LHS रूल में जा सकते हैं, उसमें नंबर सब छोटा छोटा आएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे छोटा छोटा आएगा। प्लस अभी x टू द पावर 5 में जाते हैं तो क्या आएगा, सॉरी sin x करे रहेगा ना, b इंटू x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, और आगे बहुत सारे रहेगा हम उनको लिखेंगे नहीं, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5। ये हमारा फाइनाइट वैल्यू आएगा, दिस विल गिव यू ए फाइनाइट वैल्यू, कितना होगा वो बताया नहीं है, जो भी फाइनाइट वैल्यू आएगा वही हमारा f0 होगा सवाल में, लेकिन हमको कुछ पूछा नहीं है f0 का बारे में। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, ये कंटिन्यूअस बोला है, इसका मतलब बोल दिया है कि फाइनाइट वैल्यू एक तो आ रहा है, ठीक है। कितना आएगा अभी देखते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है, ये 3 है, थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूं, है ना, प्लस 2a हो रहा है, और क्या हो रहा है, और क्या है प्लस b, क्या मैं सही लिखा, यस सर, माइनस, ओके, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, वहां पे भी माइनस है, चलो माइनस ही लिख देते हैं, माइनस, यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बोलने से 27 बाय 6, 27 बाय 6, ओके, यहाँ पे हो गया कितना माइनस 8, माइनस तो बाहर आ चुका है, 8a बाय 6 प्लस 8a बाय 6, ओके, और साथ में क्या हो जाएगा वहां से माइनस b बाय 6 प्लस b बाय 6 इंटू एक्स क्यूब। अब हम x टू द पावर 5 में देखते हैं क्या हो रहा है, x टू द पावर 5 में क्या होगा, 3 टू द पावर 5 मतलब 343 हो रहा है, क्या 81 इंटू 3 243 हो रहा है ना, यस सर, 243 बाय 120, ओके, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 टू द पावर 32 प्लस 32 बाय 120, इसमें a भी आएगा साथ में, प्लस b बाय 120, और ये एक्चुअली हमारा आंसर दे देगा इनटू x टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 590। आइए समझ में, बस हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। a पावर 5 है तो इसका नीचे सबका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो 2a plus b plus 3 is equal to 0, therefore 2a plus b plus 3 is equal to 0, 2a plus b is equal to -3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है हमारा 27/6 काट के लिखते हैं अभी इसको, 9/2 आ रहा शायद, है ना, 9/2 प्लस 4/3a, 9/2 प्लस 4/3a, 9/2 प्लस 4/3a, और साथ में और क्या है b/6, माइनस का जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही हमको करना है, प्लस b/6 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 होने से यहाँ पे 27 वापस आ गया, प्लस 6 होने से 8a प्लस b इज इक्वल टू 0, 8a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया -27, इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं गलत तो नहीं किया ना मैं, नो सर, चलो फिर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ये 2 - 1 कर देंगे तो 8a - 2a हो गया 6a इज इक्वल टू -24, a इज इक्वल टू -6, therefore a -6 डालने से -12 प्लस b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 9, तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अगर हमको लिमिट का वैल्यू पूछता या फिर f0 पूछता तो वो होता हमारा कितना, ये 243/120, 243/120 प्लस
32 इंटू ए बाई 120, 32 इंटू ए कितना मिला -6, 32 इंटू ए बोलने से 192 बाय 120, ये माइनस में आता, और साथ में क्या है b बाई 120, ये -4 है, -4 नहीं आ रहा है, -4 है। अच्छा 128 होगा मतलब ना, 128 होगा, ये 128 होगा, है ना, प्लस लास्ट में क्या है b बाई 120, b निकला कितना है 9 बाई 120, so it will give you what 120 LCM हो गया, ऊपर में 240 माइनस 128 प्लस 9, ओके, तो ये कितना आ रहा 240 प्लस 9 249 120 कितना आ रहा 21 क्या 21 बाय 120, इसको 3 में काट दोगे तो 7 बाय 40, तो ये हो गया लिमिट का वैल्यू, मतलब सॉरी और लिमिट का वैल्यू भी यही है और f0 का वैल्यू भी यही है, कंटीन्यूअस बोला है तो क्लियर ना, हाँ हाँ ए का वैल्यू -4 होगा, तो -4 तो डाला हूँ, जबकि b का वैल्यू चेंज हो रहा है। अच्छा यहाँ पे b का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, यस सर। ओहो, चलो फिर a -4 हो गया, b 2a होने से कितना हो गया -8 प्लस b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 5 आया क्या, Yes, sir. Yes, sir. Your 5. b 5 आया तो यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, ये जगह में 5 हो गया, ये जगह में 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक सब चेंज हो जाएगा, प्लस 5 तो 245 और ये 17 बाई 120 आया, देख लेना अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो, है ना, यस ओके, तो इस दैट आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, ऑलराइट।